नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इससे पहले भी हमने एक बार पढ़ा था कि सीड हैबिट इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इससे पहले वाली क्लास में। तो इसमें हम लोग अब एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म का हमारा पूरा हो चुका है इवोल्यूशन। तो जो एंजियोस्पर्म है उनका इवोल्यूशन आज से 130 to 165 मिलियन ईयर एगो अर्ली मीसोजोइक एरा में हुआ था। मीसोजोइक एरा में भी इनका ट्रायसिक में हुआ था, जुरासिक में हुआ था, क्रिटेशियस में हुआ था। ये अभी साइंटिस्ट के बीच में ये क्लियर नहीं हुआ है, बट जितने ज़्यादातर मैक्सिमम जो साइंटिस्ट है उनका व्यू है कि ये क्रिटेशियस एरा में हुआ था। बट काफ़ी इनके रिकॉर्ड्स ट्रायसिक और जुरासिक एरा के भी मिलते हैं। बट मोस्टली ज़्यादा वैलिड थ्योरी है कि क्रिटेशियस एरा में हुआ था इनका इवोल्यूशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो डोमिनेंट हुए थे वो एंजियोस्पर्म, वो क्रिटेशियस पीरियड के अंदर ही ज़्यादा डोमिनेंट हुए थे। इसी कारण से जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने 1979 में इस चीज़ के लिए एक टर्म यूज ली थी, वो था एबोमिनेबल मिस्ट्री। एबोमिनेबल मिस्ट्री का मतलब है कि अचानक से क्रिटेशियस पीरियड के एंड तक ये बहुत ज़्यादा अर्थ के ऊपर डोमिनेंट हो गए प्लांट्स एंजियोस्पर्म। उसके बाद में फाइलोजेनी क्या टर्म है? फाइलोजेनी जो टर्म है वो यूज की जाती है। हाँ, तो इसमें आपको फाइलोजेनिक जो टर्म है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जो फाइलोजेनी जो टर्म है वो डील करती है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में, ओल्ड से कैसे न्यू ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है या ओरिजिन हुआ है उसके बारे में। अब जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत अलग अलग एंसेस्टर्स बनाए हैं एंजियोस्पर्म के। जैसे वो बोलते हैं कि ओरिजिन हुआ है एंजियोस्पर्म का या तो कीटोनियल से हुआ है, बेनिटाइटेल से हुआ है, साइकेडोफिलिकेल से, इक्विसिटेल से, रेनेल, साइकेडेल्स, कॉनिफेरेल्स। इनमें ये सारे एंसेस्टर्स बताए हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज में। अब रेनेल्स और एमेंटिफेरी जो है ग्रुप है वो सिर्फ जो आज के टाइम में सिर्फ फॉसिल्स में पाए जाते हैं। वो सबसे एंशियंट फॉसिल एंजियोस्पर्म है। अब उसके बाद में अ, फिर जो एंजियोस्पर्म का ओरिजिन का प्लेस है उसके बारे में भी अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हुई हैं। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो प्रिमिटिव फॉसिल्स हैं वो ग्रीनलैंड में पाए गए हैं, इसीलिए ग्रीनलैंड ही एंजियोस्पर्म का ओरिजिन का प्लेस है। जबकि 1947 में डीवी टॉयट ने कहा था कि साउथ अफ्रीका के ट्राइसिक बेड्स में बहुत ज़्यादा फॉसिल इन्फ्लोरेसेंस पाई गई है एंजियोस्पर्म की, तो ये इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन है। बेली ने 1949 और तख्ताजन 1969 ने पैसिफिक आइसलैंड को इसका ओरिजिन बताया, जो जिसमें एग्जैक्ट प्लेस थी न्यू कॉलिडोनिया और न्यू जीनिया। प्राइमरी एंजियोस्पर्म यहाँ पे मिले थे। उसके बाद में थ्योरीज, अब ओरिजिन एंजियोस्पर्म के जो एंसेस्टर्स थे कि किससे एंजियोस्पर्म इवॉल्व हुए हैं उसके रिगार्डिंग बहुत अलग अलग साइंटिस्ट ने जो थ्योरीज दी थी वो इस तरीके से है। बहुत 7-8 थ्योरीज दी थी लगभग। उसमें फर्स्ट थ्योरी है आइसोइटीज मोनोकोटिलिडन थ्योरी। इसमें जो आइसोइटीज मोनोकोटिलिडन थ्योरी है उसमें जो साइंटिस्ट ऑफ एंग्लेरियन स्कूल के थॉट के थे उन्होंने ये बोला आइसोइटीज है वो एक टेरिडोफाइट है जनरल। तो टेरिडोफाइट से ये साइंटिस्ट ऑफ एंग्लेरियन स्कूल ऑफ थॉट्स ने कहा कि टेरिडोफाइट्स से मोनोकॉट एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ। बट बीच में डायरेक्ट इवोल्यूशन नहीं हुआ, उससे पहले बीच की एक कड़ी थी जो कि प्रो एंजियोस्पर्म थे, जो इंटरमीडिएट ग्रुप थे, वो हुआ। फिर उसके बाद में मोनोकॉट एंजियोस्पर्म इवॉल्व हुआ। तो ये सीक्वेंस था टेरिडोफाइट, प्रो एंजियोस्पर्म, फिर मोनोकॉट एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ। फिर सेकंड इसी में ही आइसोइटी से मोनोकोटिलिडन एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ। उसमें कैंपबेल ने कहा 1928 में कहा कि जो आइसोइटीज है जो जिसकी फैमिली ऑफियोग्लोसेसी है उससे मोनोकोट एंजियोस्पर्म बने। प्रिमिटिव आइसोइटीज एंड एक्विटिक मोनोकॉट। अब जो प्रिमिटिव आइसोइटीज जो एकदम प्रिमिटिव थे और एक्विटिक जो एंजियोस्पर्म है उसमें नाजस फ्लेक्सिलिस, उन दोनों के बीच में इन दोनों नाजास और आइसोइटीज के बीच में बहुत सारे सिमिलरिटीज है, इसके कारण ये थ्योरी रखी गई।
इन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि बोथ प्लांट्स आर एक्वेटिक, दोनों ही एक्वेटिक है, हर्बेशियस है, दोनों की जो लीव्स हैं वो लीनियर है, जो कॉर्न अंडरग्राउंड कॉर्न प्रेजेंट है इनके अंदर, रूट्स के जैसे स्टेम के जस्ट नीचे कॉर्न प्रेजेंट है अंडरग्राउंड, वेस्कुलर बंडल और जो एम्ब्रियो है वो भी सेम है, और स्पोरोफाइट की जो एनाटॉमी है वो भी सेम है, इसी कारण से ये थ्योरी दी गई। बट कुछ डिससिमिलैरिटीज के कारण इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। वो ये था कि आइसोइटीज के अंदर कॉम्प्लेक्स स्पोरोकार्प होता है, जबकि मोनोकॉट्स के अंदर जो ये नाजिस है उसके अंदर फ्लावर प्रेजेंट होता है, वही सीड हैबिट नहीं दिखाते हैं टेरिडोफाइट। तो इसी कारण से ये डिससिमिलैरिटी थी और इस कारण से ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई, जो ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई थी। तो अब जो सेकंड है वो कॉनिफेरेल्स एमेंटिफेरी थ्योरी थी, जिसमें ये कहा गया कि जो एमेंटिफेरी ग्रुप था एंजियोस्पर्म का, वो कॉनिफेरेल्स यानी जिम्नोस्पर्म का जो कॉनिफेरेल्स ग्रुप है उससे इवॉल्व हुआ है। तो एंजियोस्पर्म किससे इवॉल्व हुआ है? हायर जिम्नोस्पर्म। ये कहा था रेंडेल 1930 ने, और एंगलर 1892 ने कहा था कि जो एमेंटिफेरी है जो कि डाइकोट एंजियोस्पर्म है, और जो कॉनिफेरेल्स है उनका सिमिलैरिटी, उनके बीच में सिमिलैरिटी के कारण ये थ्योरी दी गई। जो एमेंटिफेरी है उसको मोस्ट प्रिमिटिव डाइकोट कहा गया था, जबकि एग्जैक्ट प्रेजेंट की सिचुएशन में जो है वो बाद में बताती हूँ मैं आपको। इनको जो एमेंटिफेरी है वो इससे इवॉल्व हुआ है साइके कॉनिफेरेल से। क्यों? क्योंकि इनके बीच में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ बताई गई। क्या सिमिलैरिटीज़ थी? कि फ्लावर था वो सिंपल था, नेकेड था कॉनिफेरेल्स में और एंजियोस्पर्म में, इस एमेंटिफेरी में। उसके बाद में 3 जो एंजियोस्पर्म थे उनके अंदर नेकेड सीड, जैसे कि कॉनिफेरेल्स में जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनका सीड नेकेड रहेगा एंड ओवरीज नहीं होगी, वैसे ही 3 डाइकोट एंजियोस्पर्म थे, वो कौन से थे? सेलिकेसी, फेगेसी और आर्क्टिकेसी। इनमें भी सेम नेकेड सीड पाए गए थे। एनिमोफिलस पॉलिनेशन यानी विंड पॉलिनेशन जो कि जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सेम ये भी एमेंटिफेरी में देखा गया, और जो इन्फ्लोरेसेंस था वो भी सेम था। इसके कारण दोनों को सिमिलैरिटी बताई गई। बाइस्पोरेंजिएट मेगास्पोरोफिल्स आर इक्विवेलेंट टू एंथर विद 2 पोलन चैम्बर्स, ये भी सेम सिमिलैरिटी थी दोनों के बीच में। पोलन चैम्बर बाइस्पोरस थे दोनों ग्रुप के अंदर, कवर्ड सीड्स थे कुछ कुछ कॉनिफर्स में जैसे एगेथिस और एरुकेरिया, इसके कारण ये जो अपना एंजियोस्पर्म का एमेंटिफेरी ग्रुप है उससे इक्विवेलेंट करते थे। इन कॉनिफर्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन पोलन ग्रेन कलेक्टेड इन स्केल्स। प्रोगैमी जो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का, प्रोगैमी अकर्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। प्रोगैमी क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब होती है, पूरे पोलन्स ना एंटर करके जो पोलन ट्यूब एंटर करती है माइक्रोपाइल के अंदर, ये भी कॉनिफेरेल्स के अंदर देखा गया। अब डिससिमिलैरिटी क्या थी जिसके कारण इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया था? वो ये थी कि द फ्लावर ऑफ एमेंटिफेरी रिड्यूस्ड, सिंपल नहीं थे, ये रिड्यूस्ड थे। तो आज के करंट सिनेरियो में ये है कि एमेंटिफेरी को प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म ना मान के सबसे ये एडवांस ग्रुप आता है करंट थ्योरी के हिसाब से। तो इसीलिए ये डिससिमिलैरिटीज के कारण इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया कि इसका जो एमेंटिफेरी का जो फ्लावर है वो सबसे सिंपल ना होके रिड्यूस्ड था, और जबकि ये प्रिमिटिव नहीं था। जब जिम्नोस्पर्म में क्या है कि फ्लावर सिंपल है और प्रिमिटिव है काफी ज्यादा। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म फ्लावर्स है वो बाइसेक्सुअल है, बट जो कॉनिफेरेल्स है उनके अंदर यूनिसेक्सुअल मेल और फीमेल कोन्स पाए जाते हैं। कॉनिफर्स के जो ओवेलिफेरल स्केल है और एंजियोस्पर्म की जो कार्पल है उनका ओरिजिन और डेवलपमेंट डिफरेंट है। उसके बाद में वही वेसल्स जो एंजियोस्पर्म की है, जैसे कि ट्रोकोडेंड्रॉन, टेट्रासेंट्रॉन, ये इनके पास ज्यादा प्रिमिटिव सेकेंडरी जाइलम है इन कंपैरिजन टू कॉनिफर्स, जिनके अंदर जो वेसल्स हैं वो बिल्कुल ही एब्सेंट है। उसके बाद में इस कारण से इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया, और थर्ड थ्योरी दी गई निटेल्स एंजियोस्पर्म थ्योरी। ये काफी ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी थी, बट कुछ कारणों से इसको भी बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। बट ये एक्सेप्ट क्यों किया गया और रिजेक्ट क्यों किया गया उसके बारे में हम पहले जानते हैं। इस थ्योरी को वेलेस्टीन ने 1935, पॉडलिन ने 1918 और थॉमसन ने 1948 में दिया था। इसमें ये कहा गया था कि जो निटेल्स है, जो सबसे एडवांस ग्रुप है जिम्नोस्पर्म का, उससे एंजियोस्पर्म इवॉल्व हुए थे।
कुछ सिमिलैरिटीज़ के कारण ये थ्योरी दी गई थी, जैसे निटेल्स के अंदर भी 2 कोटिलिडन्स होते हैं सीड के अंदर, जैसे एंजियोस्पर्म में डाइकॉट्स जो होते हैं, उनके अंदर भी 2 कोटिलिडन्स होते हैं, इसीलिए उनका नाम डाइकॉट दिया गया है। तो निटेल्स और इनके बीच में, एंजियोस्पर्म के बीच में ये सिमिलैरिटी थी। लीफ की मॉर्फोलॉजी, फ्लावर्स, फीमेल गैमेटोफाइट की मॉर्फोलॉजी, ये सब सेम थी। सेम वैसे ही वेसल्स होती हैं वुड के अंदर जो निटेल्स है जैसे एंजियोस्पर्म के अंदर होती है, तो इसी कारण से भी ये एक सिमिलैरिटीज के कारण भी यही बोला गया कि जो निटेल्स थे वो एंसेस्टर्स थे इसके एंजियोस्पर्म के। स्टेमन्स एफिड्रा के, वेलविशिया के, नीटम के वो सिमिलर थे एंजियोस्पर्म के। नीटम, वेलविशिया, इन सब के ये सब रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट दिखाते थे, जो इनका डेवलपमेंट सिमिलर था एंजियोस्पर्म से। जबकि इनके बीच में कुछ डिसिमिलैरिटीज भी थी इस ग्रुप के बारे में। जो ऑन्टोजनी, वेसल्स की जो ऑन्टोजनी थी वो डिटेल्स की कंप्लीटली डिफरेंट थी एंजियोस्पर्म के मुकाबले, और ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेस्कुलर बंडल, ये भी डिफरेंट था बिल्कुल ही। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जो निटेल की जो फीमेल गैमेटोफाइट का जो स्ट्रक्चर था वो भी डिफरेंट था एंजियोस्पर्म से। तो इसीलिए जो नीटम है वो यूनिक था और नॉट कंपेरेबल टू दैट ऑफ, इसलिए एंजियोस्पर्म से उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते थे इन डिसिमिलैरिटीज की वजह से। तो एक और थ्योरी दी गई जो कि थी, थ्योरी थी बेनिटिलियन या साइकेडी डिलियन और एंथोस्ट्रोबिलस थ्योरी जिसको कहेंगे। इसको दिया था सपोर्टा और मैरियन 1985 में, आर्बर पार्किन 1907 में इसको प्रपोज किया गया था। और इसमें कहा था कि जो बेनिटाइटेल्स है, जो एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्म का ग्रुप है, वो उनको एंसेस्टर बनाया गया एंजियोस्पर्म का। क्यों? क्योंकि उनका नेचर और ऑर्गेनाइजेशन और जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था वो जो बेनिटाइटेल्स वो सिमिलर था किसके, एंजियोस्पर्म के। इसी वजह से इनको बोला कि बेनिटाइटेल से एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ है। इनमें अब क्या क्या सिमिलरिटी थी, जो कॉमन ओरिजिन था बेनिटाइटेल्स का और एंजियोस्पर्म का, किससे, मैग्नोलिया, फ्रॉम ग्रुप प्रो एंजियोस्पर्म। मैग्नोलिया जो एंजियोस्पर्म के जो मैग्नोलिया था उसका रिजेम्बलेंस बेनिटाइटेल्स के था, साथ था, इसीलिए वो सिमिलरिटी दिखाता था। कौन? मैग्नोलिया बेनिटाइटेल से सिमिलरिटी दिखाता। जैसे फ्लावर और कोन स्ट्रक्चर था, दोनों ही केसेस में सेम था। बाइसेक्सुअल फ्लावर थे और इलोंगेटेड एक्सिस कंटेन करते थे, जिनके ऊपर ब्रैक्ट्स के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल भी थे। इनके अंदर भी कुछ डिसिमिलैरिटीज थी, किसके अंदर, मैग्नोलिया में और बेनिटाइटेल्स में। वो क्या थी कि एंजियोस्पर्म के जो ब्रॉड ग्रुप था एंजियोस्पर्म के बीच में, क्या डिसिमिलैरिटी थी बेनिटाइटेल से, वो था कि एंजियोस्पर्म के अंदर स्मॉल एम्ब्रियो होता है, जबकि जो इस ग्रुप में था वो लार्ज एम्ब्रियो था। इस कारण से एंडोस्पर्म सीड जो एंजियोस्पर्म में होता है, जबकि बेनिटाइटेल्स के अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड था। एंजियोस्पर्म की जो स्टेम है उसके अंदर स्मॉल पिथ थे, थिक वेस्कुलर टिश्यू होता है और थिन कॉर्टेक्स होता है, जबकि बेनिटाइटेल्स के अंदर लार्ज पिथ होती है, थिन वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं और ब्रॉड कॉर्टेक्स होता है। रिड्यूस स्टेरलाइज्ड मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट इन बेनिटाइटेल्स, जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर स्पाइरली अरेंज्ड एक्सिस के ऊपर फ्री लीफ लाइक मेगास्पोरोफिल्स होते हैं, वो एंजियोस्पर्म के अंदर है। अब उसके बाद में ये अभी हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद में अगली जो थ्योरी दी थी वो कीटोनियल थ्योरी दी थी। अब कीटोनियल थ्योरी किसने दी थी? ये एच.एस. थॉमसन ने 1925 से लेकर 1936 के बीच में दी थी। स्टेबिन्स ने 1975 में दी थी। इन्होंने कहा कि जो कीटोनियल्स है वो एंजियोस्पर्म के एंसेस्टर्स है। इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज थी, इस वजह से इसको इसका एंसेस्टर माना गया। जैसे कर्व्ड क्यूप्यूल हैव स्टॉक्ड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स, इनके अंदर भी ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स था और जो ओव्यूल्स है वो क्लोज हो जाते थे पॉलिनेशन के बाद। रेटिकुलेट वेनेशन थी दोनों की लीव्स के अंदर। प्रेजेंस ऑफ बर्ड स्केल भी प्रेजेंस थी। टेट्रालोक्यूलर इनके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट थे। तो ये सब सिमिलैरिटीज के कारण कीटोनियल्स को एंसेस्टर माना गया। बट इनके अंदर भी एंजियोस्पर्म्स के मुकाबले कुछ डिसिमिलैरिटी थी। वो ये थी कि जो कीटोनियल ऑर्डर था वाज पिन्नेटली वेड था, जबकि एंजियोस्पर्म कार्पल था वो पामिट थे। एंजियोस्पर्म के ओव्यूल्स होते हैं वो बाइटेगमिक होते हैं, बट जो कीटोनियल्स के ओव्यूल्स थे वो
यूनिटेगमिक ओव्यूल होते हैं, यानी कि इंट्यूगमेंट सिंगल था जबकि एंजियोस्पर्म में 2 होता है। कीटोनियल्स के जो न्यूक्लियस होता है वो अटैच्ड होता है, वो अटैच्ड नहीं होता इंट्यूगमेंट के साथ, जबकि एंजियोस्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो इंट्यूगमेंट के साथ अटैच्ड होता है। तो ये सारी डिसिमिलरिटीज के कारण ये थ्योरी भी रिजेक्ट कर दी गई। नेक्स्ट थ्योरी थी पेंटोजाइलेल्स थ्योरी। पेंटोजाइलेल्स थ्योरी म्यूसी 1961 और कुछ और ऑथर थे, उन्होंने कहा कि जो पेंटोजाइलेल्स है वो एंसेस्टर है एंजियोस्पर्म के, स्पेशली जो एक मोनोकॉट ग्रुप था पेंडिनस, उसके एंसेस्टर्स है, उसका इवोल्यूशन इस पेंटोजाइलेल से हुआ है। उनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज थी, जैसे प्लांट इरेक्ट था, डायोशियस था, सिलेंड्रिकल स्टेम थी, मेल और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस डेवलप फ्रॉम एक्सेस ऑफ स्केली लीव्स और पोलन ग्रेन फ्रॉम एक्सेस ऑफ स्केली लीव। तो ये कुछ सिमिलरिटीज थी स्केली लीफ लेटरल ब्रांच। Seed having bilayer seed coat are provided with more endosperm and minute embryo। तो ये भी जो bilayer seed coat थी दोनों के अंदर, और बहुत सारा एंडोस्पर्म था और एम्ब्रियो दोनों के अंदर छोटा था। इस कारण से बोला गया कि जो पेंटोजाइलेल्स है वो इसके एंसेस्टर हैं पेंडिनस के। उसके बाद में पॉन्ट एंड किदवई 1971 ने बोला कि इनका ऐसा नहीं है कि जो पेंटोजाइलेल्स है उससे इसका पेंडिनस का इवोल्यूशन हुआ है। उन्होंने कहा इनका पैरेलल इवोल्यूशन हुआ है, दोनों ग्रुप पैरेलली चल रहे हैं, साथ साथ में चल रहे हैं। म्यूसी ने प्रपोज किया कि जो पेंडिनस है इज डायरेक्टली डिसेंडेंट ऑफ प्लांट पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई विथ पेंटोजाइलेल्स। उन्होंने कहा पेंटोजाइलेल्स के जैसा ही आइडेंटिकल प्लांट्स था, उससे ना होके पेंटोजाइलेल्स के जैसा ही एक और प्लांट था, उससे ये जो पेंट जो अपना जो पेंडिनस है उसका इवोल्यूशन हुआ है। उसके बाद में एक थ्योरी और दी गई, वो था प्रो एंजियोस्पर्म थ्योरी। Study of evolutionary trends in plant indicated that angiosperm has been established in pteridophytes, established from pteridophytes। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था रिटर्न में। तो जैसे इतने सारे हमने पढ़े, उसमें से जो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लगी वो एक तो ये था कि टेरिडोफाइट्स के आइसोटीज से थी, सेकेंड है निटेल से थी। तो फॉसिल्स ऑफ सम प्लांट, जो कुछ डेवोनियन पीरियड के जो कुछ फॉसिल्स थे या फिर कार्बोनिफेरस पीरियड के जो कुछ फॉसिल प्लांट थे, वो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के जैसे, जो भी एंजियोस्पर्म थे डेवोनियन और कार्बोनिफेरस के, वो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते थे, फीचर्स। इसी कारण से बोला गया बहुत सारी थ्योरीज में। अभी भी ये कंफ्यूजन है कि टेरिडोफाइट से हुआ, उसके बाद में प्रो एंजियोस्पर्म आए और उसके बाद में डायरेक्ट एंजियोस्पर्म आए, ये है, या फिर जिम्नोस्पर्म से इवॉल्व होके एंजियोस्पर्म बने। बैक 1960 में प्रपोज किया एक नया ही ग्रुप, बोला उन्होंने प्रोजिम्नोस्पर्म। उन्होंने कहा प्रोजिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स के लिए टर्म यूज की जिनका जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है वो तो टेरिडोफाइट्स के जैसा है, बट जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो जिम्नोस्पर्म का है। तो उन्होंने ये एक और ग्रुप प्रो एंजियोस्पर्म को भी बीच में लिंक की तरह जोड़ दिया कि नहीं, और किसी से नहीं, जैसे टेरिडोफाइट्स आए, फिर प्रो जिम्नोस्पर्म आए, और फिर डायरेक्ट जैसे एंजियोस्पर्म आ गए। उन्होंने बैक ने कुछ इस टाइप से थ्योरी दी थी। There are evidence from fossil specimen record that they appear on the earth suddenly। ये हमने अभी बात की कि एबोमिनेबल मिस्ट्री, जो एक तरह से जो डार्विन ने लिखा था कि ये सडनली एकदम से जो अपर क्रिटेशियस पीरियड था उसके अंदर बहुत अचानक से ये पूरे अर्थ के अंदर ये डोमिनेंट हो गए थे। तो ये तो इसको इस कारण से ये डोमिनेंट हुए थे क्योंकि इनके अंदर सीड बिहेवियर था, सीड हैबिट के कारण, क्योंकि ये जो एक्सट्रीम कंडीशन वगैरह में उनमें जीवित रह पाते हैं। तो according to Fagerlin 1946 and some modern biologists, angiosperm have been originated from a hypothetical ancestors। इन्होंने फेगरलिन ने क्या कहा कि जो एंजियोस्पर्म है वो एक हाइपोथेटिकल एंसेस्टर, जो कि हमें अभी तक मिला नहीं है। इन्होंने बोला कि कोई ऐसा एंसेस्टर था जिसको हम प्रो एंजियोस्पर्म कहेंगे। एक्चुअल में प्रो एंजियोस्पर्म कुछ भी अभी तक ऐसा कोई प्लांट मिला नहीं है जिसको हम प्रो एंजियोस्पर्म के ग्रुप में रख सकेंगे। बट प्रो एंजियोस्पर्म उन्होंने हाइपोथेटिकल ग्रुप को बोला कि जो टेरिडोफाइट से फिर प्रो एंजियोस्पर्म आया, उस जो कि बहुत नियर था निटेलियन ग्रुप के।
एक्चुअल में निटेल इन्होंने कहा कि जो निटेल्स था उससे एंजियोस्पर्म ना बन के प्रो एंजियोस्पर्म से एंजियोस्पर्म बना ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोटिलिडोनी हैव द प्रेजेंस ऑफ पॉलीफेशियल साइफेनोस्टील। जो जिम्नोस्पर्म है और जो डाइकोट एंजियोस्पर्म है उनके अंदर यू स्टील होता है। जो कैम्बियम रिंग होती है उसका भी फॉर्मेशन होता है जो कि जरूरी है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, जबकि मोनोकॉट के अंदर ऐसा यू स्टील नहीं होता है और वेस्कुलर बंडल होते हैं वो भी रिंग के अंदर अरेंज नहीं होते हैं। तो इसीलिए फिर अ, दूसरी कुछ और थ्योरीज भी आई। क्यों? क्योंकि जो जैसे ये अपना नीटेल्स है, नीटेल से अगर एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ होता तो सिर्फ डाइकॉट्स का हुआ जाता, तो मोनोकॉट्स का ओरिजिन कैसे हुआ ये फिर वापस समझ नहीं आया, क्योंकि उनके अंदर ना तो कैम्बियम रिंग है ना वेस्कुलर बंडल है। तो इसीलिए और भी कंफ्यूजन बढ़ती गई और कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया। बट जो ये थ्योरीज मैं बता रही हूँ, ये कुछ जो सिग्निफिकेंट स्टडीज हुई है उसकी ये समरी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस किस को एंसेस्टर्स माना गया है। और जो ज़्यादा थ्योरीज जो ज़्यादा प्रचलित थी उनमें यही था कि निटेल से एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ है या फिर टेरिडोफाइट्स के आइसोइटी से ओरिजिन हुआ है। एक और था जो जिसको कहा गया रेनेलियन हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो वुडी रेनेल्स है जो वो मोस्ट एंशियंट एंजियोस्पर्म है। ये बात सही है कि आप जो सबसे एंसेस्टर सबसे पुराने एंजियोस्पर्म में रेनेल्स आते हैं। उनके अंदर बहुत सारी जो सिमिलैरिटीज होती है वो बेनिटाइटेल्स के जैसी पाई जाती है रेनेल्स के अंदर। जैसे जो फ्लावर है वो पॉलीमरस है, स्पाइरली अरेंज फ्लोरल पार्ट जो इलोंगेटेड रेसिप्टिकल के ऊपर होता है। फ्लावर जो होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, कंप्लीट होते हैं और हाइपोगाइनस होते हैं। फ्लावर है लार्ज है और वेल डेवलप्ड होते हैं और इनके अंदर एंटमोफिली होता है, पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। इन दोनों के अंदर बेनिटाइटेल्स के अंदर भी और जो एंजियोस्पर्म के रेनेल्स ग्रुप है उसके अंदर भी वेसल्स है वो एब्सेंट होती है। सेकेंडरी जाइलम के अंदर ट्रैकेट्स जो होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि जो रेनियल्स एंजियोस्पर्म का जो रेनियल्स है उसके अंदर वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और उसके जो जाइलम है सेकेंडरी जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। ये क्वेश्चंस आते भी हैं बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जो ट्रैकेट्स है जाइलम का उसके अंदर स्केलरिफॉर्म थिकनिंग पाई जाती है। स्टोमेटा का जो डेवलपमेंट है वो सिंटिनोचिलिक टाइप का होता है। तो सब ऑथर ने कंसीडर किया कि रेनेल्स, जबकि कुछ ऑथर्स ने बोला कि नहीं रेनेल्स की जगह मैग्नोलियल से जो मैग्नोलियल है वो बेनिटाइटेल से ओरिजिन हुए हैं। तो ये कुछ भी जैसे किसी ने इसको इफेक्टिव बताया कि नहीं रेनेल्स हुए हैं, किसी ने कहा मैग्नोलियंस हुए हैं। तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये अभी नहीं क्लियर है। बट सबसे जो पुराने एंजियोस्पर्म है वो रेनेल्स हैं और मैग्नोलियल्स हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, सबकी बात को मानने के लिए इसको कहा गया मैग्नोरेनेलियन प्लांट्स आर डिसेंडिंग ऑफ बेनिटाइटेल्स। तो मैग्नोरेनिलियंस प्लांट्स थे वो बेनिटाइटेल से इवॉल्व हुए, वो बने उनसे। अब कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं कोई एक सिंगल पर्टिकुलर ग्रुप से एंजियोस्पर्म नहीं बने हैं। तो उन्होंने कहा ट्राइफाइलेटिक ओरिजिन। ट्राइफाइलेटिक ओरिजिन मतलब तीन तरह से मतलब बने हुए हैं, तीन लाइनें चल रही है साथ साथ में और उनसे अलग अलग, जैसे मोनोकॉट्स का अलग इवोल्यूशन है, डाइकॉट्स का अलग इवोल्यूशन है और कुछ और जैसे कुछ इंटरमिक्स टाइप के और ऐसे अलग अलग इवोल्यूशन है। तो इनका ट्राइफाइलेटिक, जैसे फेगरी 1980, डेलग्रिन 1983, हिकी और डॉयली 1976 और बहुत सारे दूसरे फाइलोजेनेटिक्स जेनेटिक उन्होंने क्या बिलीव किया है जो एंजियोस्पर्म है वो मोनोफाइलेटिक ओरिजिन बताते हैं, यानी कि एक ही एंसेस्टर से उनका इवोल्यूशन हुआ है। जबकि क्रॉनकिस्ट जो क्रॉनकिस्ट थे 1965 और 90, इन्होंने क्लासिफिकेशन भी इनका काफ़ी फेमस है, क्रॉनकिस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। और 1981 म्यूकसिन 1970, 1975 और बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट, उनका ओपिनियन था कि जो एंजियोस्पर्म है उसका इवोल्यूशन पॉलीफाइलेटिक है, यानी कि जो डाइकॉट मोनोकॉट प्लांट्स का जो इवोल्यूशन है वो
अलग-अलग प्रिमिटिव प्लांट से हुआ है, यानी कि डाइकॉट अलग ही प्लांट से, उनके एंसेस्टर्स अलग हैं, डाइकॉट्स के, मोनोकॉट्स के अलग ही एंसेस्टर्स हैं दोनों एंजियोस्पर्म में। उसके बाद में पॉल ग्रिगस थे 1955 में, उन्होंने कहा कि जो एंजियोस्पर्म का ओरिजिन है वो ट्राइफाइलेटिक ओरिजिन है, यानी कि 3 लाइंस हो रही हैं। 3 कैसे? उन्होंने कहा कि या तो जो साइलोप्सिडा है उससे स्पेनोप्सिडा बना, फिर कैलेमेटोस्पर्मी बना, फिर क्यूप्रेसी बना, क्यूप्रेसी के बाद में फिर एफिड्रेसी बना और वर्टिसिलेटी बना। तो ये जैसे साइलोप्सिडा से जैसे टेरिडोफाइट से फिर जिम्नोस्पर्म का आया, जिम्नोस्पर्म से डायरेक्ट वर्टिसिलेटी यानी कि एंजियोस्पर्म तक, या तो ऐसे बना है, या फिर सेकंड लाइन में इन्होंने कहा टेरिडोप्सिडा बना है, फिर उसके बाद में टेरिडो स्पर्मी बना है, फिर उसके बाद में जिम्नोस्पर्म के साइकस, जिंगो, पोडोकार्पस, टेक्सस, एरुकेरिया ये सब बने हैं। फिर बोला इसमें क्लेमाइडोस्पर्मी बना है, फिर वेल्विशा बना है, फिर इनसे मोनोकॉटिलडॉन्स का इवोल्यूशन हुआ है। और थर्ड लाइन में इन्होंने कहा कि सबसे पहले लाइकोप्सिडा आया है, फिर लेपिडोस्पर्मी आया है, फिर कॉनिफेरेल्स में पाइनेसी, टेक्सोडेसी ये आए हैं, फिर इनसे निटेल्स बना है, निटेल से फिर डाइकोटिलिडन बना है। तो ये इनका थ्योरी थी, जिसके अनुसार उन्होंने कहा ट्राइफैलेटिक ओरिजिन हुआ है। ये तीनों पैरेलल चल रहे थे, यानी कि तीनों तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। तो ये एंजियोस्पर्म के इवोल्यूशन की थ्योरी थी, जो आपको याद रखना है कि कौन किस को एंसेस्टर्स माना गया है एंजियोस्पर्म का। तो आज की क्लास बस इतनी ही। थैंक यू।